हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का 5th यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विस्कोसिटी को स्टार्ट कर दिए थे, तो आज हम लोग विस्कोसिटी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर कर लिए थे उसके बाद से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ, देन उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टर्मिनल वेलोसिटी एंड सबके आखिर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर का कंसेप्ट आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे। चैनल के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 1 का प्लेलिस्ट एंड उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स 1 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, ओके। तो उस लिंक को क्लिक करके भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ, ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स के बारे में। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, किस डायरेक्शन पे काम करता है, ओके। तो देखो उसी कंसेप्ट को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं दोस्तों, एक कंटेनर लिए हैं। इस कंटेनर पे रखेंगे हम लोग लिक्विड, ओके। इतना तक मैंने इसको भर्ती कर दी है, ओके। ये किस तरह का लिक्विड है, इसमें विस्कोसिटी रहना चाहिए, मतलब विस्कस फ्लूइड। ये हो गया विस्कस फ्लूइड, ओके। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं एक लोहे का बॉल या फिर कोई भी एक स्पेरिकल बॉल, ठीक है, जो कि थोड़ा हैवी होना चाहिए। इसको अगर हम लोग छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए है इसको, ठीक है। इसको अब हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आएगा। एंड एक टाइम पे ये ऐसे यहाँ पे इंटर करेगा। इंटर करने के बाद धीरे धीरे ये नीचे आएगा, ओके। ऐसे नीचे आता रहेगा, ठीक है। तो कोई एक पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। अब ये तो ऐसे नीचे चला जाएगा ना, तो कोई एक पोजीशन लेते हैं हम लोग समझने के लिए पूरा कंसेप्ट को। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, इतना तो समझ में आ गया है कि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। तो मैंने मान लिए हैं किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये स्पेरिकल बॉल जो हम लोगों ने गिराए थे ये किसी एक टाइम पे यहाँ पे है, ओके। तो अब देखो हमारा जो ये बॉल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे है, ठीक है। वर्टिकली ये जा रहा है। तो इस लिक्विड में लेयर का जो फॉर्मेशन होगा, रिलेटिव मोशन जो डेवलप होगा वो वर्टिकली डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। ऐसे करके चलो पहले तो मैं लेयर को ड्रॉ कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं समझाता हूँ। हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे एक लेयर ड्रॉ करता हूँ, इधर भी एक लेयर ड्रॉ होगा, ओके। यहाँ पे भी एक लेयर ड्रॉ होगा। ऐसे करके बहुत सारे लेयर हैं, ओके। चलो कुछ लेयर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, जब ये जो बॉल है, ये बॉल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किए थे तो यहाँ पे आया था एंड ये दो लेयर को ऐसे चीरते हुए जा रहा था, ठीक है। तो चीरते हुए यहाँ पे आ गया है। अब नीचे अगर जाता है तो ये ऐसे ऐसे ये चीरते हुए जाएगा इसको, ठीक है ना। तो देखो अब ये बॉल हमारा सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड का ऑब्जेक्ट है, ओके। सॉलिड मटेरियल है एंड लिक्विड तो हमारा क्या है, ये दूसरा अलग सा सब्सटेंस है। तो दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। तो ये सॉलिड मटेरियल एंड ये लिक्विड, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग कहेंगे एडहेसिव फोर्स, ओके। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या काम कर रहा है, एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है। तो ये बॉल जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये अपने साथ साथ ये जो लेयर है इसको भी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये नीचे जाता है तो इसके साथ जो कॉन्टैक्ट पे जो लेयर है उसको भी वो नीचे ले जाना चाहेगा, ठीक है ना, ओके। एंड देखो ये लेयर एंड ये लेयर तो सॉलिड के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो नीचे की तरफ जाना चाहेगा इसके साथ, ओके। एंड ये जो लेयर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये लेयर, ठीक है ना। इन दोनों लेयर के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि सेम मटेरियल है, ये भी लिक्विड का लेयर, ये भी लिक्विड का लेयर, ओके, सेम लिक्विड का लेयर। तो इन दोनों के बीच में काम करेगा आपका कोहेसिव फोर्स।
तो ये लेयर जब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये अपने साथ साथ इस लेयर को भी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये लेयर भी इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ओके। एंड ये लेयर तो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये लेयर इसको भी ले जाने की कोशिश करेगा नीचे, ये लेयर इसको ले जाने की कोशिश करेगा, ये लेयर फिर इसको ले जाने की कोशिश करेगा, ओके। एंड ये जो आखिरी वाला लेयर हो गया, एंड एक लेयर तो आपका इसके साथ कॉन्टैक्ट पे है, सॉलिड के साथ कॉन्टैक्ट पे है, ये सॉलिड बिल्कुल आपका रेस्ट में है, तो ये जो आखिरी वाला लेयर है इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो अब ये लेयर इसको तो ले जाना चाहेगा, लेकिन ये लेयर आपका नहीं जाएगा, ये आखिरी वाला लेयर नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा बॉल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है एंड ये इस लेयर को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इस लेयर का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एकदम कॉन्टैक्ट पे जो है, बॉल के साथ जो कॉन्टैक्ट पे है उस लेयर का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। एंड ये लेयर इसको ले जाने की कोशिश करेगा तो वेलोसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, एंड ये लेयर इसको ले जाने की कोशिश करेगा तो वेलोसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह करके यहाँ तक 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस लेयर में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा, देन धीरे धीरे ऐसे कमते 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 यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो लेयर 0 पे है, इस लेयर का वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। इस लेयर का वेलोसिटी आपका 0 है, एंड इस लेयर को कौन खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ये वाला लेयर नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो 0 में है, ये नहीं जाएगा भाई, ये इसके साथ बिल्कुल टच में है, कॉन्टैक्ट पे है, एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया है वो, तो ये इसको मना कर देगा, भाई मैं नहीं जाने वाला, तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं नहीं जाने वाला, लेकिन तुम मेरे को पकड़ के रखे हो तो मैं तो इस यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तुम मेरे को अगर खींच के ले जाना चाहते हो तो मतलब क्या होगा कि मेरे तरफ से भी एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, मतलब ये लेयर इसको एक रेजिस्टिंग फोर्स देगा, ठीक है। ये लेयर इस लेयर को रेजिस्टिंग फोर्स देगा, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। देखो फ्लूइड के लेयर के मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, एंड ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स आ रहा है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। एंड ये लेयर इस लेयर को देगा, ये जो लेयर है इस लेयर को देगा, एंड इस तरह से बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स सारे लेयर में ऐसे डेवलप होगा, ठीक है। एंड इस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की वजह से ये जो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन है, एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर का मोशन, वो उसका डिफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट को सेम रहना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग जानते हैं dv/dx, ओके, इसको जो है कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है इसका वैल्यू इस तरह होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो लेयर टू लेयर रिलेटिव मोशन या फिर ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये दो लेयर के बीच में ले लीजिए, ये दो लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट जो रहेगा, ये दो लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम रहेगा, ठीक है। ये दो लेयर के बीच में भी वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टोक्स लॉ हमें इसको डिटरमाइन करके देता है कि बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कितना होना चाहिए। अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया कि कोई लिक्विड में कोई एक आर रेडियस का कोई स्फेरिकल बॉल हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिए हैं एंड वो फ्लो हो रहा है, ओके, इसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए ये हमें देता है स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो चलो स्टोक्स लॉ को अभी समझ लेते हैं। ये पूरा कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ड्यू टू विस्कोसिटी, एंड विस्कोसिटी यहाँ पे क्यों आ रहा है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स को हम लोगों ने सरफेस टेंशन के क्लास में समझा था। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स जो है एंड एडेसिव फोर्स जो है वही सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी में काम करता है, एंड वही आपका क्या करता है, विस्कोसिटी में भी काम करता है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों ने कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स के रेस्पेक्ट में विस्कोसिटी को भी समझ लिए हैं। तो चलो स्टोक्स लॉ को देखते हैं। स्टोक्स लॉ क्या करता है दोस्तों, स्टोक्स लॉ नहीं यहाँ पे लिखेंगे, स्टोक्स फाउंड दैट द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, चलो थोड़ा सा साफ लिखता हूं मैं, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स
इफ, ठीक है। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखे हैं, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल, ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल, स्फेरिकल यहाँ पे बॉडी लिखते हैं, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी ऑफ radius r. Stokes found that the backward dragging force F acting on a small spherical body of radius r moving with a velocity v, ठीक है, moving with a velocity v. Stokes found that the backward dragging force F acting on a small spherical body of radius r moving with a velocity v through a medium of coefficient of viscosity eta. Okay, moving with a velocity v through a medium of coefficient of viscosity, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा इज गिवन बाय, ओके। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू क्या है दोस्तों, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर एंड वी, ओके। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है बोलो, एफ क्या है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ओके, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स को निकालते हैं, ओके। ये जो फॉर्मूला है ये हमें स्टोक जी ने दिया था, ठीक है ना। चलो इतना आप लिख लीजिए फटाफट से, देन आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ। ये जो स्टोक्स लॉ हमें मिल गया है अभी, ठीक है, स्टोक्स लॉ या फिर स्टोक्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस अब हम लोग देखने वाले हैं। चलो इतना तो लिख लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, ठीक है। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब है। चलिए यहाँ पे अभी लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लॉ हमें मिला है, इस लॉ का यूज़ करके मिलिकन, ठीक है, मिलिकन एक और साइंटिस्ट का नाम है, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के सहारे क्या किया था, आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग जानते हैं आपका एटम जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के सहारे निकाले थे मिलिकन जी ने, एंड वहाँ पे स्टोक लॉ का यूज़ किया गया था, ठीक है। दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय मिलिकन, ठीक है, मिलिकन इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है दिस लॉ अकाउंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, दिस लॉ अकाउंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउड्स कैसे बनता है उसके फॉर्मेशन पे भी इस लॉ का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है दिस लॉ helps us to determine
द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। तो बारिश के वक्त जो रेन ड्रॉप बारिश के बूंदे गिरता है उसका वेलोसिटी कितना रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेन ड्रॉप का रेडियस हमें पता होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एयर के थ्रू गिरता है बारिश, ठीक है, तो एयर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमें पता है। एंड क्या चाहिए हमें, एंड हमें सिर्फ यहाँ से v का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग हेल्प करते हैं, सॉरी इस लॉ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके चलो अब चौथा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। दिस लॉ ऑल्सो हेल्प्स अ पैराशूटिस्ट टू कम डाउन स्लोली। दिस लॉ ऑल्सो हेल्प्स अ पैराशूटिस्ट, ठीक है, जो पैराशूट लेके नीचे उतरता है। दिस लॉ ऑल्सो हेल्प्स अ पैराशूटिस्ट टू कम डाउन स्लोली, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गया स्टोक्स लॉ का, फटाफट से लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। चलो आप लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अभी टर्मिनल वेलोसिटी हेडिंग लगाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? दोस्तों अब इस चैप्टर से मतलब इस 5th यूनिट में सिर्फ 2 क्लासेस रह गया है आज के क्लास को छोड़ के, ठीक है, और 2 क्लासेस आएगा जो कि 20 अगस्त से पहले ही हम लोग ख़त्म कर देंगे फिजिक्स को। देन उसके बाद केमिस्ट्री को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं 2 सप्ताह के अंदर, ठीक है ना। चलो ओके, तो बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? टर्मिनल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, और डिफाइंड एज द हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड, ओके। तो कोई भी फ्लूइड के थ्रू, कोई भी फ्लूइड में अगर कोई भी बॉडी फॉल हो रहा है तो उसका जो हाईएस्ट स्पीड रहेगा उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। जैसे देखो इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या रखे हैं, ऐसे लिक्विड रखे हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इसको ड्रॉप कर देंगे यहाँ से, तो ये इस फ्लूइड के थ्रू नीचे गिरेगा। तो इस कंडीशन पे मतलब नीचे गिरते वक्त इसका हाईएस्ट वेलोसिटी जब रहेगा, हाईएस्ट वेलोसिटी जो रहेगा उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियली उसका वेलोसिटी थोड़ा कम रहेगा एंड धीरे धीरे वो जब नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा एंड आखिर में जाके हाईएस्ट जब स्पीड को अचीव कर लेगा तो उसी स्पीड में नीचे वो गिरने लगेगा, ठीक है। वो आपका एक हाईएस्ट स्पीड है, हाईएस्ट वेलोसिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डिफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है दोस्तों? द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड और अचीव्ड, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ मीडियम, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम के थ्रू फॉल कर रहा है तो उसके द्वारा अचीव किया गया हाईएस्ट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट वेलोसिटी, highest velocity attained by an object that is falling through a medium, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा, ठीक है, ये हमारा कंटेनर पे लिक्विड है, इसको हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिए हैं तो ये एक टाइम पे ऐसा रहेगा, इस यहाँ पे आ रहा है देखो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फोर्स अप्लाई हो सकता है जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ इसका जो वेट है वो काम करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड दिशा में क्या काम करता है? इसका वजन, ठीक है, ये नीचे की तरफ काम करेगा। एंड बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी काम करेगा क्योंकि ये फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड मीडियम के थ्रू नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स काम करेगा इसमें, ठीक है। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जिसका दिशा क्या होगा? ऑपोजिट दिशा होगा, ओके, ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा।
एंड एक और चीज़, एक और फोर्स काम करेगा, वो है बुओयांसी फोर्स, ठीक है, बुओयांसी फोर्स। ओके, जब हम लोग किसी भी चीज़ को पानी में डुबो देते हैं तो पानी भी अपवर्ड डायरेक्शन पे एक क्या देता है, एक फोर्स अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हल्की चीज़ें हैं, लकड़ी को अगर हम लोग पानी में गिरा देंगे तो लकड़ी तैरता है, अगर लोहे का टुकड़ा हम लोग गिराएंगे तो लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। ओके, वो कैसे क्यों होता है, क्योंकि देखो जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी या फिर उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, उसको अगर हम लोग डुबोएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बुओयांसी फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर वहीं पे हम लोग ज़्यादा डेंसिटी वाले, जैसे कि लोहा है, लोहा कम, उसका वॉल्यूम कम रहता है लेकिन उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका वजन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, तो उस केस में क्या होता है, बुओयांसी फोर्स बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए लोहा डूब जाता है एंड लकड़ी का टुकड़ा वो तैरते रहता है। एंड इसके पीछे और भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, बुओयांसी चैप्टर में वो होता है, ठीक है। बुओयांसी फोर्स क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किस लिए डूबेगा, किस क्यों नहीं डूबेगा, एंड क्यों, कौन सा, अगर फ्लोट कर रहा है कोई चीज़ तो किस कंडीशन में फ्लोट करेगा, वो डूब के फ्लोट करेगा या फिर ऊपर रहेगा या फिर आधा डूबा हुआ एंड थोड़ा ऊपर रहेगा। तो वो सारे टॉपिक हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं है। चलो यहाँ पे चले आते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स आपका डाउनवर्ड फोर्स जो कि है वेट, एंड ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, ये काम करेगा आपका बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। एंड फ्लूइड में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डूबा हुआ है, तो फ्लूइड भी एक अपवर्ड फोर्स देगा जिसको हम लोग कहते हैं बुओयांसी फोर्स, ठीक है। तो ये होगा बुओयांसी फोर्स। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी is achieved when sum of backward dragging force and buoyancy force are equal to weight of the body। मतलब क्या है कि ये बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स प्लस बुओयांसी फोर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये होगा वेट के साथ इक्वल होगा, ठीक है। इस कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी अचीव्ड होता है। अगर ये कंडीशन मैच करता है तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरेगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। चलो अभी हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो समझ लेते हैं। देखो अब f का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, अभी क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टोक्स लॉ को डिस्कस किया है। f इजिकल टू क्या है, 6 पाई ईटा RV। ओके, एंड बुओयांसी फोर्स क्या होता है, इसका वॉल्यूम इनटू क्या होता है, इसका डेंसिटी इनटू g, ठीक है। एंड आपका वेट क्या रहेगा, ये सॉलिड बॉडी का वेट हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम इनटू जी इनटू इसका डेंसिटी, ठीक है। एंड बुओयांसी फोर्स के लिए हमें कौन सा डेंसिटी लेना है, फ्लूइड का डेंसिटी लेना है। चलो अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला, इधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो f का वैल्यू हम लोग जानते हैं, f प्लस बी इजिकल टू यहाँ पे w, तो फिर f का हम लोग जानते हैं 6 पाई ईटा RV प्लस b के लिए क्या होगा, इसका अगर रेडियस r है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर रेडियस r है स्फेरिकल बॉडी का, तो फिर इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। एंड क्योंकि हम लोग अब क्या निकाल रहे हैं, बुओयांसी निकाल रहे हैं, तो हमें डेंसिटी कौन सा लेना है दोस्तों, इसका डेंसिटी लेना है, ठीक है ना, इसका डेंसिटी लेना है। इसका डेंसिटी हम लोग फ्लूइड का डेंसिटी मान लेते हैं ईटा, तो जी हो गया इजिकल टू क्या होगा, इसका वेट निकालेंगे तो दैट इज़ 4/3 पाई r क्यूब इनटू क्या होगा, इसका डेंसिटी, सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दैट इज़ रो मान लेते हैं एंड g, ठीक है। तो यहाँ से आपको v का एक्सप्रेशन निकालना है, यहाँ से आपको v का एक्सप्रेशन निकालना है। तो v इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके फटाफट से निकालिए, क्या होगा 2/9। चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 2/9 होगा, ठीक है। चलो अब बाकी चीज़ें देखिए, बाकी चीज़ें क्या रहेगा, बाकी चीज़ें आपका क्या रहेगा बोलो, बाकी चीज़ें रहेगा r स्क्वायर,
ओके, बाकी चीज़ें रहेगा आपका आर स्क्वायर एंड रो माइनस सिग्मा जी, नीचे रहेगा ईटा, ठीक है, नीचे रहेगा ईटा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर एंड यहाँ पे रहेगा रो माइनस सिग्मा, पीछे जी एंड नीचे रहेगा ईटा। तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आया कुछ? टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। एंड यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट जगह है, हाँ जगह है, चलो नोट। अगर क्या होता है, इफ रो इज लेस देन ईटा, इफ रो इज लेस देन ईटा मतलब रो मतलब क्या है, इसका डेंसिटी कम है, ठीक है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है, किससे? फ्लूइड के डेंसिटी से, ठीक है, सॉलिड का घनत्व फ्लूइड के घनत्व से कम है, तो फिर क्या होगा, इसका जो वजन है ओके, इससे ज़्यादा आपका बुओयांसी फोर्स हो जाएगा, मतलब इसका डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो बुओयांसी फोर्स ज़्यादा होगा, इसको ये ऊपर की तरफ पुश करेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इस केस में इफ़ रो इज लेस देन सिग्मा देन क्या होगा, द body moves upward, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। एंड वहीं पे अगर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा देन द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, ये आप लिख लीजिए नोट बना के। अगर रो का वैल्यू मतलब इसका डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से कम है तो फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर फ्लूइड का डेंसिटी और सॉलिड ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से कम है तो फिर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो ये तो था टर्मिनल वेलोसिटी के बारे। अब हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर्स के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिन जिन फैक्टर पे टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है अभी उन सभी फैक्टर को हम लोग देखने वाले हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाइए। अभी आप हेडिंग लगाइए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन व्हिच टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स, ठीक है, ओके। पहला फैक्टर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। चलो टर्मिनल, अब यहाँ पे हम लोग पास में फॉर्मूला लिख के रखते हैं, तो फिर और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस जी एंड इधर था ईटा, ठीक है। इस फॉर्मूला के सारे हम लोग अभी क्या देखेंगे, फैक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस है उसके ऊपर, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ओके। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा किस चीज़ पे देखो, डिफरेंस, ठीक है, किसके डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसको अब लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन क्या,
to the difference of density of the body, to the difference of density of the body and the fluid, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड फ्लूइड और फ्लूइड के डेंसिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसके साथ टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, या फिर तीसरा फैक्टर हम लोग विस्कोसिटी को लेते हैं इन्वर्सली। चलो टर्मिनल वेलोसिटी को भी लिख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज inversely proportional to the coefficient of viscosity, ठीक है। ओके, मतलब v इज इक्वल टू v प्रोपोर्शनल टू 1/η। ओके, एंड और एक चीज़ है आपका g, तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ये c होगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली proportional to the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गया जिसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विस्कोसिटी का एप्लीकेशन कहाँ पे है, विस्कोसिटी का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट करके लिखाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। फटाफट से ये वाला चीज़ आप लिख लीजिए। ओके, अगर मिस हो गया है तो फिर थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का एप्लीकेशन कहाँ पे है? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिक सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे कि जेसीबी होता है, क्रेन होता है, एंड अभी तो ट्रैक्टर का जो लॉरी में जो ट्रॉली होता है ना, उसको उठाने के लिए भी अभी क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे अभी तो ट्रैक्टर में भी आ गया है, ट्रैक्टर का जो ट्रॉली होता है कुछ इस तरह से ट्रॉली होता है ट्रैक्टर का। तो ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली को उठाने के लिए अभी क्या किया जाता है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, तो हाइड्रोलिक सिस्टम से कैसे उठता है ये, बिल्कुल कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम से ये ऐसे हो जाता है। यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जैक लगाया जाता है, हाइड्रोलिक जैक कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक जैक रहता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक जैक रहता है, ये इसे ऊपर उठाता है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर के ट्रॉली में भी, एंड जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन में जो ट्रक होते हैं उसके पास भी ऐसा होता है। एंड जेसीबी तो आप लोगों ने देखा होगा, जेसीबी, क्रेन जो भी हो, वहाँ पे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के भीतर जो लिक्विड यूज़ किया जाता है उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपका विस्कोसिटी का एप्लीकेशन या फिर विस्कोसिटी का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्या है, टू सिलेक्ट the fluid inside the hydraulic system, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है उसको सेलेक्ट करने के लिए विस्कोसिटी का एक बहुत ज़्यादा रोल है। विस्कोसिटी प्लेस मेजर रोल, ठीक है, मेजर रोल, ठीक है। ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है वो
लिक्विड को या फिर फ्लूइड को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी बात टू सिलेक्ट द इंजन ऑयल। ठीक है, इंजन ऑयल। अब देखो, अब एक फ्यूल होता है, एक इंजन ऑयल होता है, जो हम लोग कार में या फिर आपका बाइक में जो हम लोग मोबिल देते हैं ना, ठीक है, मोबिल तो सुना ही होगा नाम। तो इंजन में जो घुसाते हैं वो होता है आपका लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट। उसको भी सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, विस्कोसिटी का कंसेप्ट जानना चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ भी करते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं तो सिलेक्ट द इंजन ऑयल। ठीक है, एंड तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा आपका जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो वहाँ पे फ्लूइड में क्या क्या किया जाता है आपका, उस हाइड्रोलिक सिस्टम में, हाइड्रोलिक सिस्टम के सहारे पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन। एंड ये जो इंजन ऑयल है ये हम लोग इंजन में देते हैं, डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए, ताकि इंजन के जो पार्ट्स है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। देन उसके बाद देखो ऐसा क्यों है, अगर ये जो हम लोग हाइड्रोलिक में फ्लूइड यूज़ करेंगे एंड या फिर इंजन ऑयल में हम लोग फ्लूइड यूज़ करेंगे, उसका विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तो फिर क्या क्या एडवांटेज या फिर क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आप एप्लीकेशन में इन दोनों को लिख के रखिए। ओके, देखो अगर इंजन ऑयल में या फिर ये आपका हाइड्रोलिक जैक में, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लूइड हम लोग यूज़ करेंगे उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब क्या है, वो जो फ्लूइड होगा वो ज़्यादा चिपचिपा नेचर का होगा। ठीक है, ज़्यादा चिपचिपा नेचर का होगा एंड आपका जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है उस फ्लूइड का वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर इसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होने से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा एंड हीट भी होगा, थोड़ा सा फ्लूइड आपका हीट भी होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे डेवलप होगा, तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से ज़्यादा हीट वहाँ पे डेवलप होगा, तो वो हमारे लिए खतरा है। ठीक है, वो अगर होता है तो फिर इंजन जो है या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो आपका एफिशिएंट नहीं होगा, वो काम का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी अगर ज़्यादा लॉस होगा तो हमें उस मशीन को क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर देखो अगर वहीं पे ये जो फ्लूइड है हाइड्रोलिक सिस्टम पे या फिर इंजन ऑयल पे उसका विस्कोसिटी बहुत कम है, तो फिर क्या होगा, विस्कोसिटी कम होने से वो कम चिपचिपा नेचर का होगा, वो बहुत ही, उसका डेंसिटी बहुत ही कम होगा। ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा लिक्विड जैसा बिहेव करेगा, मतलब उसमें लीकेज होने की संभावना होगा। ठीक है, उसमें लीकेज होने की संभावना होगा। अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होता है तो ज़्यादा इजीली वो लीकेज नहीं होगा, लीक नहीं होगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी बहुत कम होता है तो फिर उसमें लीकेज होने की संभावना है। एंड जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंजन ऑयल या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अगर उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, चलो अब ये दोनों एप्लीकेशन आप लिख के रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी टू सेलेक्ट द फ्लूइड इनसाइड द हाइड्रोलिक सिस्टम, विस्कोसिटी प्ले मेजर रोल, यहाँ पे प्लेस लिख लीजिएगा, प्लेस मेजर रोल। देन उसके बाद टू सेलेक्ट द इंजन ऑयल। ठीक है, चलो तो दोस्तों विस्कोसिटी का कंसेप्ट यही से खत्म हो रहा है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर में, आपके इस सिलेबस में, एंड वहाँ पे बार्नौलीज़ थ्योरम है, कंटिन्यूअस इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ना होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और 2 क्लासेस रह गया है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।